नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपी पुलिस की तैयारी, एसएससी की तैयारी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 9 बज चुके हैं और 9 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो कि आपकी साइंस की क्लासेस का होता है, जो आपके लिए रेलवे, एनटीपीसी या फिर रेलवे के सारे एग्जाम्स के लिए कराया जा रहा है। आपको बता दिया गया है कि अब जो क्लासेस चल रही हैं वो आपके किसकी चल रही हैं, रेलवे की क्लासेस चल रही हैं। और रेलवे की क्लासेस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस का यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि वहां से पता चलता है कि हमारे यहाँ पे या जो रेलवे का एग्जाम होने वाला है वहां पे क्या लेवल आने वाला है, क्या लेवल रहता है, इनकी जानकारी हमें रहनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसका हमें पता होना चाहिए। तो इसी वजह से ये क्लासेस आपके लिए लाई गई हैं, जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं और आपके तरीके से ही पढ़ा रहा हूं। आपने बोला कि चैप्टर वाइज चलाना है, तो अब मैं चैप्टर वाइज ही चला रहा हूं, जिसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स में हमारा एक चैप्टर हो चुका है जो था आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद में अगला चैप्टर जो लेके आया हूं वो है आपका मोशन यानी गति। अब गति के बारे में हमें जानना है, गति से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं हमें उन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ में, अपने क्लासेस के साथ में। और जितने साथी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा सेशन को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयर करने के बाद में आपके जो साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, पता है पहली बार पे एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि पहली बार बैठने के बाद में हमें कैसे क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से साथियों को अपने को शेयर कर दीजिए जल्दी से। और उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिक्स की क्लासेस, जिसमें मैं आपको आज मोशन कराने वाला हूं। तो राधे राधे, क्षमा शर्मा और एएसपी गौरी अंबेडकर वादी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, क्योंकि आज की क्लास में मोशन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, और मैंने आज वो मेंशन भी किया है कि वो किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की पहली क्लास, मोशन की पहली क्लास। पहली क्लास में क्वेश्चंस है आपका ये। और तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मोशन में जब भी मोशन चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपको एक पता होना चाहिए कि एक होता है आपका रेस्ट और एक होता है आपका मोशन। ठीक है, एक होता है आपका रेस्ट और एक होता है मोशन। रेस्ट जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था कहते हैं, और दूसरा जो होता है मोशन जिसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता होगा कि रेस्ट क्या होता है, लेकिन अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, रेस्ट नाम की चीज ही नहीं होती। हम पढ़ते हैं रेस्ट, हम करते हैं रेस्ट, लेकिन वास्तव में रेस्ट नाम की कोई भी चीज फिजिक्स की लैंग्वेज में नहीं है। अब बताइए क्यों? राधे राधे भाई, हर्ष वर्मा, गौरी। हाँ जी, हर रोज क्लास होती है। मैंने कल क्लास नहीं होती, वो तो मैंने बता दिया था रीजन क्या था। बाकी आपकी क्लास ये रहेगी, रोजाना क्लास रहेगी, रात में 9 बजे क्लास रहेगी, जिसमें मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, यानी साइंस की क्लासेस रहने वाली हैं। चाहे वो पहले चैप्टर वाइज चलेगी, चैप्टर वाइज के बाद में मिक्स चलेगी। ठीक है, पहले फिजिक्स होगा, फिर केमिस्ट्री होगा, या फिर उसके बाद में बायो होगा। तीनों जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद में मिक्स क्लास की, मिक्स के चैप्टर वाइज खत्म हो जाने के बाद में मिक्स प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गौरी। तो यहां पे बात करते हैं रेस्ट क्या है। मैंने बताया था रेस्ट नाम की हम कोई भी चीज को नहीं जानते। ओके सर, तो कल आता, कोई दिक्कत नहीं है। सर दर्द हो रहा है तो उसके लिए झंडू बाम लगाओ। ठीक है, एक बाम 3 काम। भाई 2 पता नहीं कौन से, लेकिन एक तो है ही। तो यहां पे बात करता हूं रेस्ट। रेस्ट क्या है? जब हम क्या करें, हमारे अकॉर्डिंग अगर बात करें तब। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ब्रह्मांड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है आप अर्थ के अंदर रहते हो, अर्थ खुद मोशन में, तो रेस्ट खत्म हो गया। मोशन किसका कर रही है, यानी खुद गति कर रही है, किसका चक्कर लगा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। सूर्य खुद मोशन में है, सूर्य भी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, गैलेक्सी मोशन में है। तो ब्रह्मांड में हर चीज जो है वो मोशन में है, रेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं है। लेकिन फिर भी हमने रेस्ट की एक डेफिनेशन दे रखी है। वो डेफिनेशन दी है वो हमने रेस्पेक्ट मान के दी है। रेस्पेक्ट यानी किसी के सापेक्ष अगर हम बात कर रहे हैं, किसी के सापेक्ष मतलब कैसे? अब मैं आपसे बात करूं, आपके सापेक्ष मैं क्या हूं, अभी रेस्ट की अवस्था में हूं, क्योंकि मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, आप तो मुझे अभी नहीं दिख रहे हो, लेकिन आपके सापेक्ष मैं अभी रेस्ट की अवस्था में हूं। और समय जो आप टाइम देख रहे हो, समय के सापेक्ष भी मैं रेस्ट की अवस्था में हूं। इस वजह से कहते हैं कि हम रेस्ट में हैं।
ठीक है। अगर मैं समय के सापेक्ष के अकॉर्डिंग, यानी समय के सापेक्ष तो है ही, लेकिन आपके सापेक्ष में थोड़ा सा इधर हुआ तो क्या हुआ, मैं मोशन की अवस्था में आया। इसी वजह से हमने डेफिनेशन बनाई, क्योंकि हमारे सामने जो चीजें हो रही हैं हम उनकी बात करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो चीज रेस्ट में है या मोशन में हम बता सकते हैं। लेकिन अगर फिजिक्स में या फिर हम ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड कभी भी रेस्ट में नहीं है। ठीक है, ओके ओके। अब बात करते हैं, चलिए रेस्ट की बात कर ली, मोशन सबको पता चल गया। रेस्ट क्या है, जब टाइम के सापेक्ष चेंज ना हो तो रेस्ट है, और अगर मोशन क्या होगा, जब टाइम के सापेक्ष स्थिति में चेंज हो जाए वो मोशन है। अब मैं यहां पे आपसे क्वेश्चन करूं, मान लो, चलो अब मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप भी सोचोगे और आप खुद उसको रोज की जिंदगी में करते हो। ठीक है, अब देखो, जब आप रेस्ट की बात कर रहे हो, आप जब स्टेशन पे खड़े हो, स्टेशन पे खड़े हो, अब स्टेशन पे खड़े होने के बाद में क्या होगा, ट्रेन क्या है, आप वहां पे वेट कर रहे हो किसका, ट्रेन का। तब क्या कहोगे, क्योंकि आप स्टेशन पे हो, स्टेशन रेस्ट में है, तो स्टेशन के सापेक्ष ट्रेन क्या होगी, गति में होगी, तो हम क्या कहेंगे कि ट्रेन आ रही है। हमारा सेंटेंस सुनना, हम क्या बोलने वाले हैं, जब हम स्टेशन पे खड़े हैं और स्टेशन पर प्लेटफॉर्म जो है वो प्लेटफॉर्म रेस्ट की अवस्था में है, उसके सापेक्ष अगर हम बात करें तो गाड़ी जो आ रही होगी तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, गाड़ी आ रही है या रेल आ रही है या फिर ट्रेन आ रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं दूसरी बात करता हूं, अब मैं आ गया ट्रेन के अंदर, अभी प्लेटफॉर्म पे था, अब मैं ट्रेन के अंदर हूं। अब ट्रेन के अंदर अगर मैं बैठा हूं तो मैं क्या, मेरे लिए क्या हो गया, ट्रेन का जो डिब्बा है जिसके अंदर मैं बैठा हूं वो रेस्ट की अवस्था में है। ठीक है, ट्रेन चल रही है, लेकिन जो मेरे सापेक्ष हो रहा है ना वो तो रेस्ट में है ना। वो जब रेस्ट में है तब क्या कहूंगा मैं स्टेशन के लिए, कि स्टेशन आ रहा है, या फिर कहेंगे कि दिल्ली आ रहा है, या फिर कहेंगे जो जहां भी आप रहते हो वहां के लिए, कि हम ट्रेन के अंदर होते तब क्या कहते हैं कि वो आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा जो रेस्पेक्ट होता है वो चेंज हो चुका है। क्या रेस्पेक्ट है, वो ट्रेन का डिब्बा, और ट्रेन के डिब्बे के अंदर होते हैं तो हम किस क्या बोलते हैं, तो हम बताते हैं कि ट्रेन भले ही वो जा रही है वहां पे, लेकिन हमारा जो सेंटेंस निकलता है वो क्या निकलता है, वो यही निकलता है कि स्टेशन आ रहा है। ठीक है, गुड इवनिंग चित्रांशी। तो यहां पे आप एक बार बताओ, क्या समझ में आया कि नहीं आया, कि जब हमारा रिस्पेक्ट चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी स्थिति भी चेंज होती है। अगर मैं प्लेटफॉर्म पे हूं तो ट्रेन आ रही है, और अगर मैं ट्रेन के अंदर हूं तो प्लेटफॉर्म आ रहा होता है, लेकिन वास्तव में प्लेटफॉर्म आ नहीं रहा होता, बस रेस्पेक्ट चेंज हो चुका होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि हम जब ट्रेन के अंदर होते हैं तो वो सारे हमारे सामने जो व्यक्ति बैठे होते हैं वो सब क्या होते हैं, रेस्ट की अवस्था में होते हैं। उस बेस पर हम कहते हैं कि हमारे सापेक्ष जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, वो गति में है। ठीक है, तब आपका यहां पे रेस्ट आपको समझ में आ चुका होगा, मुझे लगता है रेस्ट समझ में आ गया होगा कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, और कहता है ए कहता है दूरी, बी कहता है बल, सी कहता है त्वरण, और डी है आपका वेग। ठीक है जी, क्षमा शर्मा, बस यही है कि आपको समझ में आना चाहिए कि बात क्या है, हम रेस्ट और मोशन किस बेस पर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें सब समझ में आएंगी, आपको अपने आप ही क्वेश्चन निकलने लग जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा। सुनील ने बता दिया है ए, और क्षमा शर्मा भी ए, ऋतु का ए, गौरी का ए, चित्रांशी का भी ए आ रहा है। ए है आपका दूरी। तो दूरी जो होती है वो क्या होगी, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। यहां पे ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। दूरी हमेशा क्या होगी, या तो जीरो हो जाएगी या फिर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव दूरी नहीं होती है। ठीक है, और दूरी की बात करें तो दूरी क्या होती है, तो आप समझ ही चुके हैं, दूरी क्या होगी, रास्ते की लंबाई होती, क्या होती है, रास्ते की पथ, यानी पथ की लंबाई या पाथ की लंबाई जो होती है उसे हम कहते हैं दूरी। ठीक है, ये कैसी राशि होती है, ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि है, ये अदिश राशि होती है। अदिश का मतलब क्या होता है कि इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। अब कैसे दिशा नहीं होती इसकी बात करते हैं। मेरे पास में ये पहुंचने के इस तरीके का रास्ता है, ए पॉइंट से मुझे बी पॉइंट पे जाना है। तो यहां पे आप बताओ, जब मैं यहां से इस तरीके से चल रहा हूं तो मेरे पास में डायरेक्शन जो है वो ये है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलूं, मैं मुड़ गया तो यहां पे डायरेक्शन ये हो गई। तो आपका डायरेक्शन तो होती है, डायरेक्शन तो सब चीज में है,
लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, हर जगह पे चेंज हो रही है। तो जिस वजह से हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये अदिश राशि होगी। लेकिन विस्थापन क्या होता है, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने का सबसे छोटा रास्ता अगर ये है तो मुझे केवल इसी दिशा में जाना है, मुझे मुड़ना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, सीधा जाना है, तो इसके पास में डायरेक्शन होती है, ये वो होता है आपका विस्थापन। ठीक है, और ये तो आपको पता चली गया, ये धनात्मक होती है और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो मीटर होता है। ये सारी चीजें आपको मालूम पड़ चुकी हैं। ठीक है, बल, त्वरण और वेग ये धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं और शून्य भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है, किसका उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी हम जब बात करेंगे किसी वस्तु का, यानी इनमें से किसका उपयोग हम करेंगे, किसके लिए, कि समय पर, यानी किसी दिए गए समय पर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, ए कहता है आपका दूरी और चाल के लिए, बी कहता है वेग और चाल के लिए, सी है दूरी और विस्थापन के लिए, डी है विस्थापन और वेग के लिए। तो यहां पे बात आ रही है किसकी, कि जब हमारे पास में दो पॉइंट हो, ए पॉइंट हो और बी पॉइंट हो। ठीक है, यही तो कह रहा है, किसी दिए गए समय पर मुझे कोई भी टाइम दे दिया गया, मैंने बोल दिया किसी भी टाइम पे आपको यहां पे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, अब बात आती है कि प्रारंभिक स्थिति, ये आपका क्या है, ये इनिशियल स्टेज है, और ये क्या है, ये आपकी अंतिम स्टेज है। तो प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए अब मुझे यहां से यहां पहुंचना है। अगर अब मैं यहां खड़ा हूं तो प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में बात करूंगा कि मैं बी पॉइंट पे हूं। ठीक है, तो अब यहां पे मुझे क्या पता करना है, किसका उपयोग करना पड़ेगा, तो यहां पे उपयोग होगा किसका, कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो यहां पे ए से पॉइंट बी तक के लिए मेरे पास में एक तो दूरी होगी, यानी ये डिस्टेंस होगी, और जो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा हूं तो इसका मतलब है कि मैं ए से बी तक के लिए विस्थापित हुआ हूं, तो विस्थापन होगा। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दूरी और विस्थापन। और यहां पे एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि दूरी हमेशा ग्रेटर होती है, बड़ी होती है या फिर बराबर होती है। दूरी हमेशा विस्थापन से या तो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। और बराबर की स्थिति कब आएगी, जब ए से बी पॉइंट तक का जो विस्थापन है वही क्या हो, वही हमारा रास्ते की लंबाई अगर बन जाए तो यहां पे वो बराबर हो जाएगी। बाकी रास्ता कोई भी आप चूज करो वो हमेशा दूरी होगी और वो बड़ी ही होगी। ठीक है, बिल्कुल पता नहीं है, बता दिया। विदुला धावले, मैसेज डिलीट, कोई बात नहीं है। एएसपी का सी आंसर, रितु कुमारी का सी आंसर और सुनील का आंसर सी है। जिनका सी आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं यहां पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है अगर मैं वेग और समय का गुणा कर दूं, वेग और समय का अगर मैं गुणा कर दूं तो इनमें से मुझे क्या मिलेगा। ए कहता है भैया दूरी, बी बता रहा है वही विस्थापन मिलेगा, सी कहता है संवेग मिल जाएगा और डी कहता है गति मिलेगी। और रितु कुमारी ने देखते ही आंसर दे दिया है थर्ड का ए, और ए क्या है, दूरी। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है क्या, दूरी। और बताइए चित्रांशी का आंसर आ चुका है सी। बाकी लोग क्यों नहीं आंसर दे रहे भाई, तो मैं बता दूं नहीं आंसर आ रहा तो कोई बात नहीं है। जब वेग और समय का गुणनफल किया जाएगा तो वो यहां पर क्या होगा, वो यहां पर होगा विस्थापन, ना ही दूरी होगा ना ही संवेग होगा। क्या होगा, वो होगा विस्थापन। अब कहोगे कैसे, तो आपको पता है, आपके पास में फॉर्मूला है ही, किसका, वेग का फॉर्मूला। और वेग का फॉर्मूला होता है क्या, विस्थापन बटे समय। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब यहां से आप बता दो कि मैं अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग गुणा समय। और क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है भाई कि वेग और समय का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल के आएगा, वो विस्थापन निकल के आएगा। पूछा गया है ये आरआरबी ग्रुप डी में 2018 की शिफ्ट फर्स्ट में, और आपके आंसर क्या आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं। सी आ रहा है, किस अब आया है बी। ठीक है, किसका आया है, विदुला का।
तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ा कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और जो आपका प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है वो होता है आपका विस्थापन। ये तो आपको मालूम पड़ गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, यानी उसकी जो डिस्टेंस है वो शून्य है, अब वस्तु का विस्थापन कितना होगा? अगर डिस्टेंस शून्य है तो वस्तु का जो विस्थापन है वो कितना होगा? और यहां पे पूछा गया है कि वो ऋणात्मक होगा, बी कह रहा है भाई धनात्मक होगा, सी कह रहा है जीरो होगा, और डी कहता है शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही स्थिति है। तो बताइए क्या होगा? आंसर आ चुका है किसका? चित्रांशी चौहान ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, और सुनील बता रहे हैं ऑप्शन नंबर, अच्छा जीरो बता रहे हैं, सुनील बता रहे हैं जीरो। और कोई आंसर देगा? जितने लोग जुड़े हैं आंसर नहीं आ रहे, आंसर आ रहे हैं 3 या 4 लोगों के, और जुड़े हुए हैं 15 से 16, और एएसपी ने आंसर दे दिया है सी। तो जितने लोग जीरो के साथ में हैं वो तो बिल्कुल सही हैं। क्या क्यों सही है भाई? जीरो के साथ में सही होने का रीजन क्या है? तो जीरो के साथ में सही होने का रीजन क्या है कि जब मैंने क्या बोला कि हमेशा दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगी या फिर यहां पे दूरी बड़ी होगी। तो यहां पे बता दो, तो दूर यहां पे ये कंडीशन बनेगी कि दूरी या तो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। तो ये बता दो कि जब कोई व्यक्ति ए से बी तक जाना है और ए से बी तक जाने का ये रास्ता है और इस रास्ते पे वो चला ही नहीं है, वो जिस जगह था वो उसी जगह खड़ा हुआ है, तो अब बता दो जब वो चला ही नहीं है तो विस्थापित भी तो नहीं हुआ। विस्थापन का मतलब क्या है कि मैं यहां था और अब मैं यहां हूं, तो मैं क्या हूं? यहां से यहां तक आया तो मैं विस्थापित हो गया। अब ये भले ही मैं एक कितना 10 सेंटीमीटर अगर आगे बढ़ाऊं, या मान लो 1 इंच बढ़ाऊं, या मान लो मैं 10 फीट भी आगे बढ़ा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा विस्थापन होगा, वही हमारी दूरी होगी। ठीक है। अब यहां पे मुझे बोला गया कि मैं जिस जगह खड़ा था मैं यहीं खड़ा रहा। ठीक है, यानी तो इसका मतलब क्या है? मेरी डिस्टेंस जीरो हो गई, और जब डिस्टेंस जीरो हो गई तो मैं विस्थापित भी तो नहीं हुआ कि जिस जगह हूं उसी जगह तो खड़ा हूं, तो इसका मतलब क्या है? विस्थापन भी जीरो होगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जो लोग सी के साथ में हैं वो बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक वस्तु है, उसको ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाएगी। अगर यह वस्तु है और इसको मैं अगर ऐसे फेंक दूं तो ये 100 मीटर की ऊंचाई पर गई, और फिर फेंकने वाले के पास वापस आई जैसे मेरे पास में आई, ऐसे फेंका और ऐसे हाथ में आई, तो जहां से मैंने फेंका उसी जगह वापस आई। तो क्या होगा? ऑप्शन ए कहता है कि वस्तु का वास्तविक विस्थापन जो है वो 50 मीटर है। बी कहता है कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी शून्य है। सी कह रहा है यहां पे वस्तु का वास्तविक विस्थापन जो है वो 100 मीटर है। और डी कहता है कि वस्तु का वास्तविक विस्थापन वो है शून्य है, जीरो है। तो क्या आंसर होगा? आंसर आ चुका है ऋतु कुमारी का डी आंसर आ चुका है, एएसपी का आंसर आ चुका है बी। तो यहां पे आंसर क्या होगा? और चित्रांशी चौहान भी डी बता रही हैं। तो मैं बता दूं कि जिस तरीके से मैंने इसको ऊपर फेंका था, तो जैसे मान लो ये वस्तु है, अब मैंने इस वस्तु को कहां फेंका? ऊपर फेंका, ये वस्तु यहां पहुंच गई। ठीक है, और एक पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था। कितना ऊपर गई है? ये 100 मीटर ऊपर गई। ठीक है, यहां तक का क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया कि एक वस्तु है, ऊपर फेंका गया, 100 मीटर की ऊंचाई तक गई और फिर फेंकने वाले के पास में वापस आई। तो ये वस्तु जो है वो वापस मेरे पास में आ गई। अब जितना कितनी दूरी तय की होगी इसने तो 100 मीटर की दूरी और तय की होगी। ठीक है, अब पूछ रहा है कि यहां पे विस्थापन के बारे में मुझसे पूछा गया है। तो विस्थापन क्या है? अब मैं विस्थापन की बात करूं कि जिस पॉइंट से उसे फेंका गया था उसी पॉइंट पर वो वापस आ गई है। जिस पॉइंट से फेंका गया था उसी पॉइंट पर वापस आ गई, यानी शुरू में भी वही थी और बाद में भी वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो विस्थापन तो शून्य हो गया। तो यहां पे क्या होगा? विस्थापन क्या हो जाएगा? यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या रहेगा? वो जीरो रहेगा। विस्थापन यहां पे जीरो होगा। लेकिन अगर आपसे यहां पे दूरी पूछता, अगर ये दूरी पूछता तो क्या 100 तो ऊपर गई, 100 नीचे आई, तो दूरी कितनी हो गई? दूरी हो जाती 200 मीटर। लेकिन हमसे दूरी के बारे में नहीं, इसने विस्थापन के बारे में पूछा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी था वो बिल्कुल सही है।
ऋतु कुमारी, हाँ जी डी आंसर है ऋतु कुमारी का, बिल्कुल। जय हिंद एस के वरियर, और जो लोग डी के साथ हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। आपको समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में, एएलपी में पूछे जाते हैं, और ये भी आपका ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 की शिफ्ट थर्ड में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? जब एक पर्यवेक्षक, ठीक है, के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है। कोई ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है, किसको ऑब्जर्व कर रहा है? किसी वस्तु को ऑब्जर्व कर रहा है कि वो समय के सापेक्ष जो है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि वह शून्य वेग पर है, वह गतिशील है, सी कह रहा है कि उसने कुछ दूरी तय की है, डी कह रहा है कि वह आराम की स्थिति में है। तो क्या आंसर होगा? यहां पे बात कर रहा है कि मान लो ये एक ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा हुआ है, यहां पे कौन है? एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा हुआ है, इसके सापेक्ष कुछ समय बाद, यानी मैंने बोला कि यहां पे एक वस्तु थी और टी समय बाद, टी सेकंड बाद ये वस्तु यहां पे पहुंची, फिर टी सेकंड बाद जो है वो यहां पे पहुंची, यानी ये ऑब्जर्वर उसे बस देख रहा है। टी सेकंड बाद ये वस्तु यहां पे पहुंची, ये ऑब्जर्वर बस देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि कुछ समय बाद वो वस्तु अपनी स्थिति में लगातार बदलाव कर रही है। तो क्या होगा? अगर वो लगातार बदलाव कर रही है तो इसका मतलब क्या है? वो लगातार बदलाव कब करेगी? जब वो मोशन में होगी। जब वो मोशन में होगी तभी तो बदलाव करेगी। मैंने कहा ये यहां पे है, ये अगर चले, ये मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, ऑब्जर्व करते देख रहा हूं कि अभी यहां पे, थोड़ी देर बाद यहां आया, थोड़ी देर बाद यहां आया, ऑब्जर्व ही कर रहा हूं, तो क्या है? ये वस्तु, इसका मतलब क्या है? मोशन में होनी चाहिए, तो ये मोशन में है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? अगर ये मोशन में है तो आंसर क्या होगा? शून्य वेग पर, गतिशील है, कुछ दूरी तय की है, आराम की स्थिति में। अब उसने आराम की स्थिति तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो चल रही है। कुछ दूरी तय की है क्योंकि इसमें कुछ कहा ही नहीं गया कि वो बोल रहा है कि लगातार बदलती जा रही है, ठीक है, यानी बदल जा चुकी है नहीं है, बदलती जा रही है। तो यहां पे ये भी गलत हो जाएगा। वेग तो शून्य होगा ही नहीं, क्योंकि वेग तो शून्य होता तो वो रुकी होती। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वो वस्तु गतिशील है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा। तो यहां पे आंसर 6 का पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, आंसर पता चल गया होगा। एएसपी चित्रांशी का आंसर डी, सोनी ने आंसर दिया है बी, क्षमा शर्मा का बी, और विदुला ने भी आंसर दे दिया है बी। तो जिनका बी है बिल्कुल सही आंसर है। अब बात करते हैं आगे। अब मैं इसमें बोलूं, यहां पे क्या है? ऑब्जर्वर खड़ा था बाहर, ऑब्जर्व कर रहा था बाहर से। अगर वो नाव के अंदर बैठा होता, मान लो एक नाव है, नाव जा रही है, नाव में बैठने पर उसे नदी पार करनी है। अब मैंने अभी जब शुरू किया था तब बताया था कि जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो या फिर आपके रेस्पेक्ट में अगर बात आए तब आप रेस्ट और मोशन को बताओगे। अगर मैं यहां पे नाव के अंदर बैठा हूं, ठीक है, और मुझे नदी पार करनी है, तो नाव के सापेक्ष, अगर मुझसे नाव के सापेक्ष बात की जाए, नाव के रेस्पेक्ट में बात की जाए, तो मैं कहां हूं? मैं विराम की स्थिति में हूं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए किनारे के सापेक्ष, किनारा, क्योंकि मुझे वहां जाना है, तो उस किनारे के सापेक्ष मैं क्या हूं? उस किनारे के सापेक्ष मैं मोशन में हूं। यहां पे यही बात याद रखनी है कि जब भी रेस्पेक्ट की बात की जाएगी तो उस रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हमें बताना होता है कि हमारी स्थिति क्या है। जब मैं नाव के अंदर हूं ना, तो मेरी स्थिति नाव के अंदर बैठा ही रहूंगा, नाव भी मेरे को दिख रही है, उसी जगह पे है, और मैं भी उसी के साथ में ही हूं, ठीक है। अब किनारे को देख रहा हूं मैं, तो जिस जगह से मैंने स्टार्ट किया था उस जगह से धीरे 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 आगे बढ़ के मैं यहां पे पहुंचने वाला हूं। तो इसका मतलब क्या है? इस किनारे के सापेक्ष तो मैं मोशन में हूं, ठीक है। नेटवर्क इश्यू मेरी तरफ से नहीं हो रहा है चित्रांशी, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है। कोई ड्राइवर है, समान गति से अपनी कार को चला रहा है। अब बात आती है कि वो 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, 288 मीटर की दूरी तय करता है। तो गति ज्ञात करें। क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपका ग्रुप डी में आया हुआ है 2018 की शिफ्ट थर्ड में। तो कोई एक ड्राइवर है, समान वेग से, समान गति से चल रहा है, मोशन जो हो रहा है उसका समान हो रहा है, अपनी कार को चलाता है, 60 सेकंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है। अब आपको इसमें से आंसर बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आंसर बताना है कि क्या चाल होगी, क्या गति होगी। ऋतु कुमारी का आंसर आ चुका है बी आंसर।
सॉरी बी नहीं है, 4.8 है। ऋतिक कुमारी ने आंसर दिया है 4.8। तो चलो कैसे बताया आपने, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे टाइम दे रखा है मुझे, तो टाइम कितना है, 60 सेकंड का टाइम दे रखा है, ठीक है। और मेरे को क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 288 मीटर की डिस्टेंस दे रखी है। मुझे ज्ञात करना है क्या, गति को, गति का मतलब यहाँ पे क्या, मोशन को ज्ञात करना है, यानी स्पीड को ज्ञात करना है, चाल को ज्ञात करना है। तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी अपॉन टी। अब बस कुछ नहीं करना, सीधा सीधा डिवाइड करना है, 288 अपॉन 60, और इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो लगभग 6 4 जा 24, तो हो जाएगा 4.8 ही आएगा, तो मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड क्यों लगाया है, क्योंकि इसका मात्रक होता है, क्योंकि मैंने बोला दूरी बटे समय, और दूरी क्या होती, दूरी को मीजर किस में करते हैं, दूरी को मीजर करते हैं मीटर में, और समय को मीजर करते हैं सेकंड में। तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कर दिया, क्या कर दिया, ठोको सब, लाइक ठोको सब भाई, बिल्कुल लाइक ठोक दो जल्दी से। 288/60 बिल्कुल, सुनील का हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगले के पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि किरण, यहां कोई किरण तो है नहीं, कोई किरण है, 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है। 90 मीटर एक पूल है, उसमें तैर रही है, एक छोर से दूसरे छोर तक। पहले वो एक छोर से, मान लो ये एक पुल है, ठीक है, और इस पुल का जो लंबाई है वो कितना है, यहां से लेके यहां तक में 90 मीटर का ये पुल है। किरण है यहाँ पे किरण है, वो एक जगह से यानी एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच रही है, वहां से वापस आती है। तो एक चक्कर लगाया उसने यहां पे, और फिर यहां से वो वापस आई, ठीक है, चलो मान लिया। उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में, यानी एक बार तो ये हो गया, दूसरी बार फिर जाती है और वापस आती है। तो इन 2 बार में उसने क्या किया, 360 मीटर की दूरी तय की। तो दूरी कितनी हो गई, यहां पे 360 मीटर की दूरी उसने, टोटल दूरी उसने तय की है। किरण का औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो किरण का वेग ज्ञात करना है, यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, क्या निकल के आएगा, किरण का वेग क्या होगा, 0 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, या 4 आएगा। नहीं आ रहा आंसर, तो मैं बता दूं कि देखो वेग होता क्या है, जब हम क्या निकालेंगे, औसत वेग निकालेंगे, तो आपको पता है वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं, दो बार में 360 मीटर की दूरी तय करी है, ये मैंने देख लिया, ये तो मुझे समझ में आ गया, ठीक। लेकिन बात यहां पे ये देखनी है कि विस्थापन कितना हुआ है, क्योंकि वेग जो होता है वो क्या है, विस्थापन बटे समय है। और विस्थापन बटे समय की बात करेंगे तो मैंने क्या बोला था कि अगर मैं इस स्थिति पे खड़ा हूं और मैं यहां पे आ जाऊंगा तभी विस्थापन माना जाएगा, और अगर मैं इस जगह वापस हो गया तो इसका मतलब है कि मैंने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था मैं उसी पॉइंट पे आ गया हूं, तो विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। यहां पे किरण को देखो ना कि पहले जाती है वापस आती है, दूसरी बार में जाती है वापस आती है, तो जिस जगह से उसने स्टार्ट किया था वो वापस उसी जगह पे आई है, चाहे 4 बार चक्कर क्यों ना काटे उसने, चाहे 4 बार काटे चक्कर, 5 बार काटे, 6 बार काटे, लेकिन जिस जगह से आ रही है उस जगह पर ही वापस आ गई। तो वेग तो यहां पे जो निकालते हैं वो विस्थापन से निकालते हैं, क्योंकि विस्थापन अगर हुआ ही नहीं है, जिस जगह थी उसी जगह पर वो 4 बार चक्कर लगा के आ चुकी है, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे विस्थापन तो हो जाएगा 0। यहां पे वो विस्थापन तो हुआ ही नहीं, विस्थापन हो गया 0। और अगर विस्थापन 0 है तो यहां पे 0 से अगर डिवाइड करेंगे कितने भी टाइम को, तो वेग भी क्या होएगा, वेग भी 0 आएगा, 0 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। किस तरीके से, कि भले ही यहां पे सीधा बात करना है, मुझे वेग निकालना है, और वेग में चाहिए होता है विस्थापन, और अगर मुझे विस्थापन चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी जगह, जिस जगह से चला है वो उस जगह पे नहीं होना चाहिए, बस इतना पता कर लो। अब वो उसी जगह पे है तो इसका मतलब क्या, विस्थापित तो हुआ ही नहीं है, जब विस्थापित नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन अगर वो मैं यहां से एक चक्कर लगा के फिर आ जाऊं, फिर दूसरा चक्कर लगाऊं फिर आ जाऊं, लेकिन मैं हूं तो उसी जगह पे,
तो विस्थापन 0 हो गया, तो यहाँ पे बात खत्म। जब विस्थापन 0 है तो वेग भी 0 हो जाएगा। बस आगे बढ़ना है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या कहता है, किसी वस्तु का त्वरण, त्वरण होता है एक्सेलरेशन, इसके किस में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। ये परिभाषा है, डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन यहां पे बात आती है किस में अगर हम चेंज कर दें तो वो त्वरण कहलाता है। इनमें से किस में चेंज आ जाए तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। ए कहता है वेग, बी कहता है बल, सी कहता है संवेग और डी कहता है विस्थापन। इन चारों में से बताओ मैं किस में चेंज करूं, किस में चेंज करूं कि वो एक्सेलरेशन कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। बताओ त्वरण की डेफिनेशन क्या होती है, उस बेस पर बताओ। सुनील का आंसर आ रहा है सी, एएसपी बता रहे हैं ए और ऋतु कुमारी ने बताया है ए। तो मैं बता दूं कि जो लोग यहाँ पे सी के साथ में हैं वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा, क्योंकि आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्या होता है। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। तो यहां पे यही तो बात है कि यहां पे अगर मुझसे पूछा जाए त्वरण क्या है, त्वरण होता है आपका वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन कितने समय में हुआ है उसकी बात कर रहा है। तो इसका मतलब है अपॉन टाइम। तो बता दीजिए किस में चेंज करना है, वेग में चेंज करना है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अब मुझसे यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक भी लिख लो। वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और समय का होता है सेकंड। तो मल्टी इसका ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक पूछा जाए त्वरण का तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल, ए आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला कह रहा है कि एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन बताओ क्या कहलाती है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। यहां पे क्या आ गया है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर उसे क्या कहा जाता है, परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, यहां पे ये पूछा गया है। चित्रांशी, ऋतु कुमारी, स्टोनी और एएसपी 10 का पता नहीं है। चित्रांशी का आंसर सी है, सुनील बता रहे हैं 10। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या है, ये मैंने बताया पहला आपको इतना पता होना चाहिए क्या, विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन यानी डिस्प्लेसमेंट में अगर जो कुछ चेंज हो जाएगा तो परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वो कहलाती है वेग। अब विस्थापन का मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको विस्थापन की जगह पे लग दूं उसकी स्थिति यानी उसकी पोजीशन में परिवर्तन, तो स्थिति में भी परिवर्तन अगर हो जाएगा तो वो भी तो बात सेम है। तो स्थिति में परिवर्तन की दर भी क्या कहलाती है, वो भी वेग ही कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और आपको पता है वेग बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अगर मात्रक पूछा जाए, यूनिट पूछी जाए तो मीटर पर सेकंड। आंसर आ गया सी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या कहता है आपसे, अगला कह रहा है कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है। अगर मुझे टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट का वेग यानी वेलोसिटी दिखाया जाए तो उस ग्राफ को मैं क्या कहूंगा, कह रहा है कि उसे कहा जाएगा वेग समय ग्राफ, वेग विस्थापन ग्राफ, वेग गति ग्राफ और वेग दूरी ग्राफ। तो क्या आंसर होगा 11 का, 11 का वी, चित्रांशी चौहान। चलिए यहां पे मैं बता दूं, देखो समय के साथ अब मैं यहां पे ग्राफ की बात करूं तो एक ये हो गया, इस तरीके से ही बनेगा। यहां पे बात आती है किसकी, ऊपर मैंने ली वेलोसिटी, तो जैसे जैसे वेग बढ़ेगा और कितने टाइम में बढ़ेगा, नीचे मैंने ले लिया समय। ठीक है, अब इससे मैं क्या बोलूंगा,
तो यहाँ पे वेलोसिटी को भी बढ़ा दूं, और वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है हर सेकंड में, हर टाइम, यानी हर कुछ सेकंड में कुछ न कुछ देर बाद क्या हो रही है, वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे इस ग्राफ को मैं बोलूंगा क्या, मैं वही तो बोलूंगा जिसका मुझसे पूछा गया है। किसका पूछा गया है, वेग और समय का पूछा गया है, तो मैं वेग और समय का ही तो ग्राफ बताऊंगा। ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ वही उसी का तो मैं बनाऊंगा जिसके मेरे बारे में मुझसे पूछा गया है। तो इसमें सीधा सीधा सिंपल आंसर कौन सा हो जाएगा, सीधा सिंपल आंसर यहाँ पे वही होगा जो पूछा गया है। तो वेग और समय की बात आ रही है, तो वेग और समय का ही तो ग्राफ बनाऊंगा, तो हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। और जब भी वेग और समय की बात आएगी तो वेग और समय से मुझे मैं क्या निकाल सकता हूं, वेग और समय मुझे दिया हो तो मैं वहां से त्वरण भी ज्ञात कर सकता हूं। तो ये भी याद रखना कि जब मुझे वेग और समय दिया हो तो वहां से मैं क्या निकालूंगा, त्वरण निकालूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। 12 कहता है यहां पे कि औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। औसत चाल और औसत वेग अगर दिया हो तो यहां पे क्या होगा कि समय की एक विशेष अवस्था के बारे में बताता है। बी कहता है लंबी दूरी, सी कहता है कम दूरी, और डी दिया है दिए गए समय अंतराल के दौरान। तो ये क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा इसका। ऋतु कुमारी का आंसर आ चुका है 12 का ए, चित्रांशी चौहान का आंसर आया है डी। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे जब मैं औसत चाल की बात करूं, मान लो मैं औसत की, चलो छोड़ो, मैं चाल की बात करता हूं। औसत भी क्या है, उसका आपका एवरेज निकालना है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अगर मैं चाल की बात करूं तो एकांक समय में या एकांक समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल में क्या चली गई दूरी, ये तो हो गई हमारी चाल, चलो मान लिया। अब बात बोल रही है औसत वेग, तो चलो मैं औसत वेग की बात करूं तो ये क्या होगा, ये भी तो होगा एकांक समय अंतराल में। यहां पे दूरी की बात हो रही है तो वेग में किसकी बात होगी, वेग में बात आएगी किसकी, वेग में बात आती है विस्थापन की। तो एकांक समय अंतराल में चली गई या चली गई या चला गया, या चला गया, ये तो वर्ड बन ही नहीं रहा, हुआ विस्थापन लिख लो। एकांक समय अंतराल में हुआ विस्थापन, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में मुझे समय अंतराल कॉमन मिल रहा है। तो बात हो गई, मुझे समय अंतराल इसमें किस में दिख रहा है, तो दिए गए समय अंतराल के दौरान। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऋतु कुमारी का आंसर चेंज हो गया, स्टोनी का आंसर हो गया डी, सुनील ने आंसर दिया है डी। तो परिभाषा जो डेफिनेशन है उससे हमें क्या दिख रहा है कि औसत चाल और औसत वेग में दिए गए समय अंतराल के दौरान वस्तु की गति को दर्शा सकते हैं। ठीक है, यही वस्तु की गति को दर्शाने की बात की गई। तो औसत समय, सॉरी, औसत चाल और औसत वेग के दिए गए समय अंतराल के दौरान वस्तु की गति को दर्शाया जा सकता है, यानी प्रेजेंट किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो गया, और आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आया समझ, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तुरंत यहाँ पे आप कमेंट कर के बता सकते हैं, और अगर आप क्लास के बाद भी अगर आपको आता है तो आप क्लास के बाद भी कमेंट में पिन कर सकते हैं, कमेंट में पास कर सकते हैं। उसको मैं अगले दिन आके, जब वीडियो आएगा अगले दिन जब क्लास होगी तो उसको मैं बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब आ गया कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति कौन सी गति का उदाहरण है। अगर यहां पे बोला गया है भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ के दौरान कोई भी सड़क पर बस चल रही है, वो किस गति का उदाहरण है, ये पूछा गया है, बता दो। ए कहता है असमान गति होगा, नॉन, बी कहता है एक समान होगी, सी कहता है वृत्तीय होगी, डी होगा रेखी। सुनील का आंसर ए, ऋतु का आंसर ए, बेदुला का आंसर एएसपी का, स्टोनी का, सबका आंसर ए है। तो भाई बिल्कुल सही है कि यहाँ पे गति जो होगी वो कैसी होगी, असमान गति होगी। क्यों होगी, मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि होगा क्या, यहाँ पे वेग के साथ वेग जो होगा, वेग समय के साथ यहाँ पे परिवर्तित होता है। तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे वेग जो होगा वो समय के साथ
साथ साथ क्या हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन का मतलब चेंज कैसे हो रहा है कि मान लो ये बस है, मान लो है नहीं लेकिन माननी तो पड़ेगी। अब ये बस जो है कुछ सेकंड बाद, कुछ टाइम बाद, मान तो कुछ टाइम बाद ये 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। अब यहाँ पे है भीड़, भाई यहाँ पे खड़े हैं लोग, ये खड़े हुए हैं लोग। अब जब लोग खड़े हुए हैं तो रफ्तार जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ इससे आगे जाने के लिए उसे अपनी रफ्तार को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 20 की जगह पे अब उसने कर दी 10 मीटर पर सेकंड। अब हुआ क्या, भीड़ थोड़ा यहाँ पे मान लो 2 ही लोग दिख रहे हैं, अब 2 लोग दिखे तो उसने सही तरीके से निकाली, तो रफ्तार कितनी कर दी, 30 की कर दी। तो यहाँ पे हर टाइम बाद, कुछ टाइम बाद इसने रफ्तार अपनी यानी जो स्पीड है उसको चेंज किया। तो चेंज करने की वजह से क्या आ रहा है कि यानी भीड़ ज़्यादा है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, और भीड़ कम है तो क्या होगी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी, और भीड़ खत्म हो जाएगी तो स्पीड बहुत हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आंसर कि ये असमान गति करेगा, हर सेकंड पर या हर कुछ टाइम बाद ये अपनी गति में चेंज करता रहेगा। हमारे यहाँ बारिश हो चुकी है भाई, हाँ तो नहीं हो रही है। बिल्कुल जिसका आंसर ए का है, बिल्कुल सभी का आंसर ए है, सभी का आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, चाल, दूरी और समय का सही संबंध। चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या होगा, यहां पे बताना है। ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है तो जल्दी से बता दीजिए। ये ऑप्शन मैं बताने वाला, बस तुरंत आंसर दे दूंगा क्योंकि यहां पे आपके आंसर, मुझे लगता है इसका तो आंसर गलत आएगा ही नहीं। क्या आंसर आएगा, बी आ रहा, बी आ रहा सबका, तो वही आंसर क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू डी अपॉन टी हो जाएगा। क्योंकि चाल बराबर, चाल को हम क्या लिखते हैं, चाल बराबर, चाल को यानी स्पीड, और यहाँ पे दूरी बटे समय होता है। तो दूरी के लिए यहाँ पे क्या दिया गया, डी दिया गया है, और समय के लिए टी दिया गया है, तो एस बराबर डी अपॉन टी। आदिश राशि होती है, ये मैं बता चुका हूँ। मात्रक पूछा जाए तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा मीटर और पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, तात्कालिक वेग यानी जो प्रेजेंट टाइम में तुरंत का पूछा जाए, इमीडिएट टाइम का वेग और औसत वेग जब बराबर हो, इमीडिएट वाला वेग और औसत वेग जब बराबर हो, जब तब क्या होगा उसमें, जब वस्तु में एक समान त्वरण हो। यानी तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में एक समान त्वरण हो, जब वस्तु में एक वृत्त में चल रहा हो, जब वस्तु में परिवर्ती त्वरण हो, और जब वस्तु में शून्य त्वरण हो, यानी त्वरण क्या हो, जीरो हो। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, तात्कालिक वेग और औसत वेग जब बराबर हो तब वस्तु में क्या होगा, इनके अकॉर्डिंग। हाँ जी बिल्कुल, सभी का आंसर सही था। 14 का क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 का ए दे रखा है, एएसपी ने तुक्का, और प्रवेश कुमार बता रहे हैं, सॉरी प्रवेश कुमारी, डी आंसर। सुनील का आंसर आ चुका है, ए तुक्का है कि ऐसे ही। क्या आंसर होगा, तात्कालिक वेग और औसत वेग जब बराबर हों, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं, औसत वेग की बात की जाए, यहां पे मैंने बोला औसत वेग। औसत वेग का मतलब है कि कोई पूरा पथ, यानी मैंने पूरी रास्ता तय कर लिया, उसके बाद मैंने टोटल जो टाइम, टोटल वेग निकाला, या तो हो जाएगा पूरे पथ के दौरान जो वेग निकाला जाएगा वो हो जाएगा आपका औसत वेग। अब तात्कालिक की बात की जाएगी तो मैंने बोला कोई खास टाइम, कोई पर्टिकुलर टाइम मैंने ले लिया, कोई पर्टिकुलर टाइम या फिर कोई खास समय में जो वेग निकाला, खास समय पर जो वेग निकाला, वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा यहां पे तात्कालिक वेग होगा। अब मुझसे बोला गया है कि ये जो वेग है दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर कब होंगे, जब यहां पे एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, तब यहां पे ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा कि तात्कालिक वेग औसत वेग तब बराबर हो सकते हैं जब वस्तु में त्वरण जो होगा वो शून्य हो, या फिर एक्सेलरेशन जो होगा वो शून्य हो। ठीक है, तो यहां पे यही पूछा गया है, एक समान वेग कब होगा, दोनों का वेग क्या है, समान है, तो एक समान वेग जब भी होगा त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। 15 का जिसका आंसर आया है ए, उनका आंसर गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब भी याद रखना कि तात्कालिक वेग औसत वेग बराबर हैं, तो यहां पे वेग कैसा है, दोनों अगर बराबर हैं तो वेग कैसा है, एक समान वेग है। और एक समान अगर वेग है तो इसका मतलब क्या है, यहां पे त्वरण क्या है, शून्य है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं दोनों, यहां पे कैसे कि मान लो ये आपकी गाड़ी है, ये यहां पर पहुंची,
ये आगे इस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, एक समान वेग। यहाँ पे ये पूछा गया u बराबर क्या है, मान लो पहले जो इनिशियल बोला है कि इनिशियल की बात करेंगे, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, कुछ टाइम बाद t बराबर या फिर 2 सेकंड बाद, तब भी ये 20 मीटर सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोई त्वरण हुआ ही नहीं है, कोई भी एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं है, एक्सेलरेशन उस टाइम पे शून्य है। तो यहां पे यही बात आई है कि जब एक्सेलरेशन अगर शून्य हो जाएगा तो वो वेग कैसा होगा, वेग समान होगा, एक समान होगा। जिस रफ्तार से अभी चल रही है उसी रफ्तार से वो आगे भी चल रही है, कुछ टाइम बाद भी उसी रफ्तार से चल रही है। जब वो सारी रफ्तार क्या है, सेम है, यानी सारी स्पीड या वेलोसिटी जो है वो सेम है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन शून्य है। एक्सेलरेशन क्या होगा कि हमने गाड़ी करके और आगे तेज बढ़ा दी, वो हो गया आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तब अलग बात, तब वो होगा पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन जब घटा दो, घटाने का मतलब कि हमने कुछ टाइम बाद 30 की चली, फिर कुछ टाइम बाद 20 की हो गई, कुछ टाइम बाद 10 की हो गई, कुछ टाइम बाद 5 की स्पीड हो गई और कुछ टाइम बाद रुक गई, तो ये हो गया नेगेटिव। और मान लो अब हर सेकंड पे क्या होगा कि पहले 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही थी, फिर अगले सेकंड पे क्या 10 की पे चली, अगले सेकंड पे 15 की चली और अगले सेकंड पे 20 की चली। तो इस तरीके से आपका एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और मान लो वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है और वो 1 घंटे बाद भी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, मैंने 2 घंटे बाद भी एवरेज निकाला तब भी वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही चल रही है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। ओके, वेग नहीं हुआ है। चलो आगे बात करते हैं अगले पे। विस्थापन के परिवर्तन की दर को कहा जाता है, बता दिया, ये तो कई बार बता दिया। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। और यहाँ पे मोशन चैप्टर है और इस मोशन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तब क्या होगा, तो इसे क्या कहा जाता है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो इसे क्या कहेंगे। तो वो तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि उसे क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं क्या कहेंगे कि मान लो ये बस है या फिर कोई कार है, समान समय का मतलब मैंने बोला कि 2 सेकंड में, 2 सेकंड में ये क्या दूरी तय करती है, कैसी दूरी तय कर रही है, असमान। तो पहले मैंने माना कि 5 मीटर की दूरी तय करती है, अगले 2 सेकंड पे क्या होता है, अगले 2 सेकंड पे ये 5 मीटर की जगह पे क्या है, अगले 2 सेकंड पे 5 मीटर की जगह पे अब किसकी दूरी तय कर रही है, 10 मीटर की दूरी तय कर रही है। चलो कर ली। इसके बाद मैंने माना, देखा कि अगले 2 सेकंड पे ये 6 की ही कर रही है, तो ये क्या हो रहा है, ये है असमान तरीके से चल रही है। समय क्या है, समय तो 2-2 सेकंड की बात कर रहे हैं। पहले 2 सेकंड में ये 5 मीटर चली, उसके अगले 2 सेकंड में ये 10 मीटर चली, उसके अगले 2 सेकंड में ये केवल 6 मीटर चलती है। तो इसका मतलब क्या है कि समान तो समय है लेकिन दूरी जो है वो हर समय पर क्या हो रही है, असमान हो रही है। तो इसे क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए कहेंगे। एएसपी बिल्कुल, अमित कुमार का आंसर ए है। चलिए, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। किसी निर्दिष्ट दिशा, निर्दिष्ट दिशा मतलब निश्चित दिशा की बात कर रहा है, किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाएगा, गति, वेग, विस्थापन या चाल। जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में जा रही है तो जितनी दूरी वो तय करेगी उसे उस वस्तु का क्या कहेंगे, उस वस्तु की गति कहेंगे, उस वस्तु का वेग कहेंगे, उस वस्तु का विस्थापन कहेंगे या फिर उस वस्तु के लिए चाल कहेंगे। भाई हाँ जी, चित्रांशी ए आंसर है, बिल्कुल सही है। बता दीजिए इसका आंसर, इसे क्या कहेंगे। तो यहां पे याद रखना, जब भी कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में दूरी तय कर रही है तो उसे क्या कहेंगे, उसे वस्तु का वेग कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे वस्तु का वेग कहेंगे। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर आपका वेग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस कोण से फर्क जाने, ये फर्क लिख गया है, ये होगा आपका फेंके जाने पर। ठीक है, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी प्रक्षेपित होती है, यानी सर्वाधिक दूरी तय करती है,
किस कोण से मैं वस्तु को फेंकूं कि वो सबसे ज्यादा दूरी या सबसे ज्यादा रेंज पर जाए, उनमें से आपको बताना है किस डिग्री के अकॉर्डिंग। 60 डिग्री या डिग्री पे आपको लिखा है, लेकिन ये किस तरीके से, ये इस तरीके से मानो, ठीक है। यहाँ पे डिग्री का साइन नहीं आया होगा इस वजह से। तो 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 75 डिग्री है और 45 डिग्री है। तो इनमें से किस डिग्री पर फेंका जाए किसी वस्तु को कि वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरे। ये ऐसे फेंका जाए, इस तरीके से फेंका जाए, किस कोण पे फेंका जाए। कोण आपके सामने है, बता दीजिए क्या आंसर होगा। कि किसी कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तय करती है तो वो अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है, परास कहलाती है। और वो परास क्या होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग बताना है कि वो परास कितनी होनी चाहिए कि जिसपे वो सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरे। तो बता दीजिए क्या आंसर होगा। नाइनटीन का डी, एएसपी बता रहे हैं 19 का डी। चित्रांशी ने भी डी बताया है, प्रवेश कुमार, सुनील टोपो, स्टोनी सभी लोग बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। तो जब किसी वस्तु को, नॉर्मली भी जानते हैं कि जब कोई वस्तु को अगर मैं 45 डिग्री की ओर फेंकूं, मान लो ये है, तो ये अगर मैं इस वस्तु को 45 डिग्री की ओर फेंकूं, 45 डिग्री के कोण पर फेंकूं, तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा दूरी पे जाके गिरेगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है रेंज। इसे कहते हैं हम परास, अधिकतम दूरी। कोई वस्तु अगर कोई वस्तु को प्रक्षेप्य पथ पर यानी परवलय आकार के पथ पर प्रक्षेपित किया जाए, परवलय आकार के पथ पर प्रक्षेपित किया जाए, तो वो सबसे ज्यादा दूर कब गिरेगा, उसकी अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। जब उसके बीच का कोण क्या हो, 45 डिग्री का हो। और अगर आपसे परास का क्वेश्चन पूछे या सूत्र पूछे, फॉर्मूला पूछे, तो वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसमें लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। साइन 2 थीटा का मतलब हो जाएगा 45 डिग्री का डबल यानी 90 डिग्री, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। और 1 जो होगा, अब आप कोई सा भी लगा लो, वो 1 के कम ही होगा। यहाँ पे वैल्यू जितनी भी हैं वो 1 से कम ही होने वाली हैं। साइन 60 का मान ले लोगे तो साइन 60 का यानी साइन 120 हो जाएगा, तो 90 प्लस 30 होगा, 90 का 1 होता है, 30 उसमें ऐड कर लो। तो इस तरीके से आप आंसर निकालोगे, तो सबसे ज़्यादा जो दूरी निकलेगी वो किसकी निकलेगी, वो 45 डिग्री पे निकलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र यानी जो पथ है, जो रास्ता है, वो कैसा होता है। ये मैंने अभी बताया है कि कैसा होता है कि कोई भी अगर प्रक्षेप पथ है, इस पर अगर किसी वस्तु को फेंका जाता है तो ये रास्ता कैसा होता है, ये आपका परवलय आकार का होता है। कैसा होता है, परवलय आकार का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। प्रक्षेप्य पथ हमेशा परवलय आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन बता दीजिए। 17 का, हम तो 18 पे पहुंच, 20 पे पहुंच गए, 17 पे क्या है, सी क्यों बता दूं, सी क्यों बता दी जाए। इसका क्या है, यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय कर रही है, मैंने बता दिया कि हर सेकंड पे वो क्या हो रहा है, उसका हर सेकंड पे यानी जितना, मान लो 2 सेकंड पे अपनी समान तो दूरी, असमान दूरी तय कर रही है। पहले 5, फिर 10, फिर उसके बाद में 6 मीटर की दूरी तय कर रही है, तब उसे हम क्या कहेंगे, तब उसे हम असमान गति कहेंगे। इसमें क्या गलत था। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 कह रहा है, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर है, 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर, सॉरी, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। तब उसका त्वरण कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो बता दो क्या आंसर होगा इसका। यहां पे क्या क्या दिया गया है, यहां पे दिया गया है टाइम दिया गया है, तो टाइम कितना है 5 सेकंड, चलो लिख लिया मैंने 5 सेकंड। मुझे क्या दिया गया है, किसी कार का वेग पहले 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाता है, तो पहले यानी इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल का मतलब यहां पे प्रारंभिक वेग, पहले उसका वेग कितना था, पहले उसका वेग था 5 मीटर पर सेकंड,
और बढ़कर कितना हो गया 10 मीटर, तो बी कहेंगे अंतिम वेग, और अंतिम वेग कितना हो जाता है, अंतिम वेग जो होगा वो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया। अगर वो 10 मीटर पर सेकंड हो गया तो उसका त्वरण निकालना है, एक्सेलरेशन मुझे निकालना है। तो त्वरण के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। अब यहाँ पे वेग में परिवर्तन कैसे हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है। तो त्वरण क्या होगा, ए बराबर होता है बी माइनस, वेग में जो परिवर्तन बी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब क्या है, वैल्यू को रख दो, रखो, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी कितना मेरा 10 है और यू कितना है मेरा 5 है और टी कितना है 5। आंसर आ गया कितना, 10 से 5 5 और ये 5 तथाई और 5 से ये कैंसिल, तो ए हो गया 1। और यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी। क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी। पता नहीं क्या नहीं पता, टोनी, हाँ जी डी, बिदुल्ला ने भी आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है, चित्रांशी का भी आंसर आ चुका है डी। कुछ नहीं करना था, हमें टाइम दे रखा है, फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है जो कितनी है, पहले 5 थी फिर कितनी हो गई 10 हो गई। तो पहले 5 थी वो प्रारंभिक वेग, जो 10 हुई है वो अंतिम वेग हो गया। और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है कैसे पता करेंगे, अंतिम से मैं प्रारंभिक को माइनस कर दूं, तो अंतिम कितना था 10 था और प्रारंभिक कितना था 5 था। 10 में से मैंने 5 को माइनस कर दिया और टाइम हमें दे ही रखा है 5, तो टाइम को भी यहाँ से 5 को काट दिया, 1 आ गया, तो 1 मीटर, और मात्रक जो होता है वो कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। यह बताना है कि जब 21 न्यूटन के एक बल को, फोर्स दे रखा है मुझे 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर, इधर दे रखा है मुझे मास, और उसके बाद में मुझे क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। आंसर आ चुका है क्या इसका, ये क्वेश्चन किस में आया देखो आप, इस क्वेश्चन आया है आरआरबी एएलपी में, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको यहां पे इसका आंसर चलो छोड़ो, यहां की बात करें। 21 न्यूटन क्या है, फोर्स है, 3 किलोग्राम क्या है, मास है, तो मास कितना हो गया 3 केजी। अब क्या कह रहा है, त्वरण निकालना है। तो भाई ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया किसका, फोर्स का फॉर्मूला, F बराबर ma होता है। F मुझे दिया है 21, m कितना दिया 3, और एक्सेलरेशन मुझे निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 3 से 21 कट जाएगा, कितनी बार, 7 बार। तो आंसर आ गया। लो सिंपल था ये, तो फोर्स का फॉर्मूला लगाना था, आंसर आ गया। बिल्कुल सुनील, आंसर आ गया 7। कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला। और यहां तक देखो, बताओ क्या आ रहा है, आरआरबी के पेपर में आया हुआ है, एएलपी में कहते हैं, एएलपी में थोड़ा टफ आता है। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं देखो, किस बात का यहां पे धोखा दिया जा रहा है, कैसी बातें चल रही है यहां पे, धोखा छोड़ो। क्वेश्चन आ जाओ 23 पे, नकारात्मक त्वरण दो के, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। यानी यहाँ पे नकारात्मक जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होगा इनमें से किसकी दिशा, किसकी डायरेक्शन के विपरीत होगा, यानी अपोज होगा। तो ए कहता है वेग के अपोज, बी कहता है संवेग के, सी कहता है बल, और डी कहता है दूरी। तो यहाँ पे बताना है कि जो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है वो किसके विपरीत होता है, इनमें से बता दो। एएलपी का क्वेश्चन है, एएलपी और टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर दे दो क्या होगा। धोखा बाद में देना, आंसर दे दो पहले। सुनील का आंसर है सी और एएसपी का आंसर है बी, तुक्का। चलो तुक्का ही सही दिया तो यहां पे बता दो क्या होगा। देखो सी आंसर यहां पे गलत है, चलो तुक्का गलत हो गया भाई। अच्छा बी दिया है,
सुनील का आंसर गलत हो गया, और भाई तुक्का भी गलत हो गया। लो 50-50 यूज कर लो, 2 आंसर रह गए, 50-50 आ गई भाई, और अब भी ना आंसर निकाल पाए, तो अब तो आंसर बचा मेरे पास में वेग। तो यही अब अरे एक्सलेशन क्या होता है, मैंने क्या अभी क्या पढ़ा था हमने, एक्सलेशन। स्टोनी दूरी गलत हो गया तुम्हारा भी। लो अब तो भाई तीनों गलत हो गए, अब तो आंसर दे दो, अब तो कुछ भी नहीं बचा, एक ही आंसर बचा है, अब तो आंसर दे सकते हो आसानी से, कि अब भी ना दे पाओगे। यहां पे बात आती है कि जो वेग है, यहां जब मैं बात करूंगा कि समय अंतराल पे क्या कम होगा, समय अंतराल पे क्या कम होगा, वेग का। अरे एक्सलेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है। त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। यहां पे मुझसे त्वरण की बात कर रहा है, तो अब जब वो बोल रहा है कि नेगेटिव एक्सलेशन हो रहा है, नेगेटिव का मतलब यहां पे क्या है कि कोई वस्तु यानी कोई कार है, कोई गाड़ी है, वो चल रही है। अब वो नेगेटिव का मतलब है कि वो हर सेकंड पे, मान लो 1 सेकंड पे वो क्या हो रही है, हर सेकंड पे अपनी स्पीड को, अपने वेग को कम कर रही है। अब अगर वो वेग को कम कर रही है तो इसका मतलब क्या है, एक स्थिति हर सेकंड पे अगर वो कम करते हुए जाएगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो क्या होगी, उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जीरो का मतलब गाड़ी रुक जाएगी, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी। अब आप बताओ, जो वेलोसिटी जब बढ़ रही थी तब तो कह रहे थे भाई पॉजिटिव है, जब वेलोसिटी वहां पे यानी एक्सीलरेशन जब बढ़ रहा था तब हमने कहा क्या कि यहां पे पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। जब यहां पे वेलोसिटी कम भी तो होगी भाई, गाड़ी कभी तो रोकोगे, रोकने के लिए एक्सीलरेशन तो कम करोगे, एक्सीलेटर देते ही रहोगे गाड़ी रुक जाएगी। एक्सीलेटर को कम करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा तो यहां पे क्या कम होगा, वेलोसिटी कम होगी। जब वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, अब वो रुक जाएगी गाड़ी। इसे ही हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, जहां पे जो आपका वेग जो कम होता जा रहा है वो किसकी वजह से, एक्सेलेरेटर को कम कर रहा हूं इस वजह से। तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन भी क्या कहलाता है, ये रिटार्डेशन कहलाता है। और रिटार्डेशन को हम क्या कहते हैं हिंदी में, मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। अगर बात की जाएगी नेगेटिव एक्सेलेरेशन की तो इसको त्वरण की जगह पे मंदन कहा जाता है, लेकिन है तो ये त्वरण ही। त्वरण कौन सा है, नेगेटिव है। जब वो नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले को मंदन कहते हैं, और इसी नेगेटिव की वजह से गाड़ी रुकती है। इसी नेगेटिव की वजह से गाड़ी की स्पीड कम होती, गाड़ी की वेलोसिटी कम होती है, और इसी मंदन की वजह से गाड़ी रुक जाती है। हम बाद में आंसर नहीं देते भाई, आंसर देना जरूरी है, बस कभी भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्षमा शर्मा का आंसर है डी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां तक मुझे लगता है समझ में आ चुका होगा, नहीं भी समझ में आया है तो आप पूछ सकते हो, किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कहता है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण यानी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। एक समान तल, कार तेजी से बढ़ती है, तो यहां पे बात आती है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर कांस्टेंट त्वरण पर, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही होगा। ए कहता है कार का त्वरण जो है, कार का जो एक्सेलेरेशन है वो क्या है, वो जीरो है। बी कहता है कार का जो वेग है वो जीरो है। सी कहता है कार का एक्सेलरेशन जो है वो हर निरंतर यानी कंटिन्यूटी में बदल रहा है। डी कहता है कार का वेग निरंतर बदल रहा है। यानी यहां पे त्वरण और वेग की बात आ रही है, त्वरण और वेग की बात आ रही है, तो इसमें से क्या आंसर होगा बता दो। अब देखो आंसर क्या है। विदुला ने दिया है ए, एएसपी बता रहे हैं ए, स्टोनी बता रही हैं बी। तो यहां पे क्या होगा,
वेग में तो परिवर्तन, वेग का, कार का वेग शून्य क्यों होगा? मैं मैडम आप बताए नहीं, स्टोनी जल्दी बताइए ना कि कार का वेग शून्य क्यों होगा? जब यहाँ पे कह रहा है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में, यहाँ पे एक्सलेशन जो है वो क्या है? एक्सलेशन कांस्टेंट है। एक्सलेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि हम एक्सलरेटर कब देंगे? अगर कार बढ़ेगी तो कार बढ़ाने के लिए मुझे एक्सलेटर देना पड़ता है, हाथ से नहीं पैर से देते हैं, तो एक्सलेटर पर प्रेशर देते हैं, प्रेशर देने की वजह से तो कार तेजी से बढ़ती है। एक टाइम पे क्या होगा? कांस्टेंट कर दिया मैंने एक्सेलरेटर को, तो क्या होगा? तो वहां पे जो वेग है वो तो समान ही रहने वाला है। वेग क्या होगा? वो तो समान ही रहने वाला है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, कमेंट नहीं आ रहे हैं, कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं इसमें यार, बड़ी दिक्कत, कमेंट नहीं आ रहे। आपके कमेंट आना बंद हो गए इसलिए मोबाइल लेना पड़ा है। 24 का सी, स्टोनी बता रहे हैं बी। मेरे में कमेंट नहीं आ पा रहे आज। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। जब कार तेजी से बढ़ रही है तो एक्सीलेटर पर प्रेशर देते हैं, ठीक है। हर सेकंड पे दो, मान लो वेग बदलता है, एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या? एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। तो वो क्या कर रहा है? हर सेकंड पे, ये एक सेकंड पे, मान लो ये एक सेकंड है, एक सेकंड पे, हर सेकंड पे क्या हो रहा है? हर सेकंड पे एक्सलेशन कितना जा रहा है? 2 मीटर का ही जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, यानी कांस्टेंट है। तो एक सेकंड, अगले सेकंड पे भी कितना जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड का, तो गाड़ी की स्पीड और बढ़ेगी। अगले सेकंड पे क्या होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, फिर त्वरण दे जा रहा है कांस्टेंट वाला। तो यहाँ पे हर सेकंड पे कांस्टेंट त्वरण जा रहा है, कांस्टेंट त्वरण जाएगा तो क्या होगा? वेग बदलेगा, और वेग बदलेगा तो क्या हो जाएगा कि कार का वेग निरंतर बदल रहा है। क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा, कार का वेग जो है वो निरंतर बदलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो एक्सलेशन जो है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि हर सेकंड पे वो कार को उतना ही बढ़ा रहा है। कितना बढ़ा रहा है? 2 मीटर, मैंने मान लिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उस पे एक्सलेशन लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? वो कार को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के उससे बढ़ा रहा है, हर वास पे, हर सेकंड पे, ठीक है। एक सेकंड पे इतना, फिर अगली सेकंड में फिर कर दिया। तो हर स्पीड, मैंने बोल ऐसे मान सकते हैं कि हम मान लो स्पीड इस पे कितनी थी? इस पे 40 हो गई, इस पे 42 हो गई, उस पे 44 हो गई, इस तरीके से स्पीड बढ़ती चली जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? वेग हम बढ़ता चला जा रहा है, यानी बदलता चला जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। कमेंट नहीं आ रहे हैं भाई हमारे पे, आज कमेंट नहीं आ रहे हैं, कमेंट रुक गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है, त्वरण इसको मैं बता चुका हूं कि एक समान गति पर वेग परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेग अगर एक समान गति कर रही है तो वेग परिवर्तन नहीं होगा, और जब वेग परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सर कितने क्वेश्चन और हैं? मैंने नेट 90% है वो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा नहीं लेके आए हैं, इतने ही लेके आए हैं, 25 हमें भी पता है कि ज़्यादा क्वेश्चन करने से दिमाग में थोड़ा सा ये रहता है कि यार एक सब्जेक्ट को इतनी देर पढ़ सकते हैं, बस उतनी देर पढ़ाएंगे, 1 घंटा पढ़। तो 1 घंटे में 25 से 30 क्वेश्चन ही हो सकते हैं। तो वो आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे समझाना भी है, किताब की तरह रटाना हो तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहले का बी, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का सी, पांचवे का डी लगा लो, तो वो तो किताब की तरह हो गया। लेकिन इसके हमें पढ़ाना है ना, तो बताना है कैसे कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है,
एक समान गति से गति कर रही है, तो जब एक समान गति से गति कर रही है तो यहाँ पे क्या होगा, वेग परिवर्तन नहीं होगा। अगर वेग परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि त्वरण जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि त्वरण तो वेग में परिवर्तन है ना, तो त्वरण क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बात समझ में आई। यहाँ पे कुछ नहीं है, शून्य था, एक समान गति कर रही है, एक समान गति है तो इसका मतलब क्या है, यहां पे वेग परिवर्तन नहीं हो रहा, वेग परिवर्तन यानी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, और त्वरण हमेशा वेलोसिटी में चेंज चाहता है, और अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, त्वरण 0 होगा। हाँ जी, 25 का सी, सबका सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, सुनील ने भी आंसर दे दिया 0। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये होमवर्क में ले लो, चलो इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूं कि एक कार का वेग दे रखा है 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से बढ़ता है, कार के त्वरण की गणना करनी है। यहां पे आपको कार का त्वरण बताना है और इसको आपको करके लाने का मतलब कोई यहां पे कॉपी तो नहीं देखूंगा, बस आंसर आपको कमेंट में बताना है कि यहां पे क्या आंसर होगा। यहां दिया है कार का वेग जो है वो 5 सेकंड यानी टाइम दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, और क्या दे रखा है, इनिशियल के अलावा फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। अब वहां पे हमें बताना है कि कार का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो आप आंसर दे सकते हो, कमेंट में आंसर देना, बाकी जो होगा 25 का सी है एएसपी, चलो ठीक है। 25 के बाद में अब जो 26 चल रहा है देखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ये आपको होमवर्क में करना है, इसको मैं नहीं करा रहा हूं। इतना तो समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, इतना भी समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन को कहते हैं ना अच्छे तरीके से कराने की कोशिश की जाती है, इसलिए इसमें टाइम लगता है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो माइंड ही माइंड में हो सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, ये भी अगर आप चाहो ना तो माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा, ये ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्व करके देखना है कि हम इसको कितना अच्छे से कर सकते हैं। जैसे ही आपको पता चल जाएगा ऐसे सॉल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चन आप देखते ही आंसर निकाल दोगे कि इसमें किस तरीके से हम कहां पे डिवाइड करें, कहां पे मल्टीप्लाई करें, तुरंत आप आंसर निकालें, क्योंकि फॉर्मूले में फिट तुरंत आंसर। तो यहां पर आपको क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन था, और इस आखिरी क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दिया गया है। आप इसको कमेंट में जरूर, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। अगर क्लास खत्म हो जाती है तब, अभी दे ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में भी जरूर दीजिएगा। और कल ये क्लास फिर से 9 बजे के टाइम पे होगी, तब तक आपको करना क्या है, जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं तो उन क्वेश्चन को रिवाइज करना है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, जो यादविन स्मार्ट क्लासेस का चैनल है, उस पर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा ये मोशन का चैप्टर जो चल रहा है, ये थोड़ा सा क्या है कि इसमें कुछ और मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक रहते हैं, उन टॉपिक को ऐड करके कल जो क्लास होगी वो आपकी मोशन की ही होगी, जिसमें आपको सेकंड क्लास रहने वाली है। पहली क्लास में 25 क्वेश्चन हो गए, अगली क्लास में जो इतने ज़्यादा हो सकते हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं लेके आऊँगा और उनको मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, और आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपको फिजिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आई कि नहीं, आप ये बता सकते हो। क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछा जाता है, हाँ जी भाई, क्वेश्चन घुमा घुमा कर ही पूछा जाता है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर दे देंगे तो फिर क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में ही पूछा गया है। मैं सारे क्वेश्चन वही लेके आ रहा हूँ जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, चाहे वो टेक्नीशियन का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, चाहे वो और कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आरपीएफ का ही क्यों ना हो, तो जितने भी एग्जाम हो उन सभी में पूछे गए उन क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ। और यहाँ पे पूछने का जो तरीका होता है, वो लेवल जो होता है, वो सारा लेवल आपके सामने है कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पहली बार अगर क्लास देख रहे हैं, पहली बार में ही आपको समझ में आ गया होगा कि हमसे इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं, हमें इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमें इस सिलेबस को पढ़ना है। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने पर ही हमें सिलेबस का आसानी से पता चल जाएगा किस सिलेबस किस लेवल तक को हमें कवर करना है। ठीक है सर, ऑप्शन सेम है क्या, ऑप्शन सेम, हाँ ऑप्शन सेम है, ऑप्शन नंबर बी और डी सेम है, थोड़ा सा चेंज कर लो और क्या है, ये 1 की जगह पे अब सेम तो है ही है, इसको कर लो 2। अब तो आंसर आप आसानी से बता दोगे, ये हो गया 2। ये तो सारे ऑप्शन सेम है, 2 और 5 दे रखा है, अब निकाल लो।
4, 2, 5 और 1, आंसर निकाल देना, बता देना। भाई एसपी क्लास आपको मुझे लगता है पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो जितने साथी मेरे साथ में आज नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको ये क्लास रोजाना मिलने वाली है रात में 9 बजे, ठीक है। तो रेलवे का जो बैच चलाया जा रहा है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिस कराई जा रही है, वो आपको शाम को 7 बजे से शाम को 6 बजे से क्लासेस मिलती हैं, जिसमें शाम को 6 बजे जो क्लास होती है वो आपको ललित सर के द्वारा जीएस की क्लास कराई जा रही है। शाम को 7:30 बजे जो क्लास होती है वो सर यादवेंद्र सर के द्वारा मैथ्स की क्लास है, और 9 बजे जो क्लास है वो साइंस की क्लास है, जिसमें आपके रेलवे के जितने भी एग्जाम है उनको कवर करती है। बाकी आप अगर एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो सुबह मेरे साथ में जीएस पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं जीएस पढ़ा रहा हूँ। सुबह 12 यानी दोपहर का कहते हैं कि 12 बजे की जो क्लास है वो मेरे पास में है, तो 12 बजे मैं जीएस पढ़ाता हूँ। शाम को 9 बजे जो क्लास होती है उसमें मैं साइंस पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और एक बार फिर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये क्लास ऐसे ही आपकी कंटिन्यू रहने वाली है। और आप अगर इसी तरीके से सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके मोटिवेट करते रहोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई फीस तो है नहीं, तो आप मोटिवेशन हमें किस तरीके से मिलेगा, वो इसी तरीके से मिलेगा। हमको मोटिवेशन मिलेगा तो पढ़ाने में और एनर्जी आएगी। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ इससे और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बच्चे जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और वो हमें प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। तो क्या होगा, तो हमें मोटिवेशन जैसे मिलेगा, तो मोटिवेशन जब मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, हम और एनर्जी लेके आएंगे और एनर्जी से पढ़ाएंगे, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा का मतलब और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए आपको क्लास लेके आएंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।